सुप्रभात छात्रों। हमने कल के लेक्चर में संस्कार और भावना जो एकांकी है उसके बारे में चर्चा की थी। वो एकांकी कल के लेक्चर में खत्म हो गई है, लेकिन उस पर जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एमसीक्यू प्रश्न या बहुविकल्पी प्रश्न है, उसके बारे में चर्चा करना बाकी रह गया था। तो आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके जो कई प्रश्न हैं हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, एकांकी के लिए अंग्रेजी में डैश डैश शब्द का प्रयोग किया जाता है। एकांकी के लिए अंग्रेजी में डैश डैश शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर्याय है ड्रामा, स्केच, वन एक्ट प्ले और एसे। पर्याय है ड्रामा, स्केच, वन एक्ट प्ले, एसे। सही पर्याय है वन एक्ट प्ले। सही पर्याय है वन एक्ट प्ले। अगला प्रश्न, विष्णु प्रभार जी का जन्म डैश डैश गांव में हुआ। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म डैश डैश गांव में हुआ। पर्याय है मीरापुर, बेनीपुर, आगरा, मुंबई। पर्याय है मीरापुर, बेनीपुर, आगरा, मुंबई। सही पर्याय है मीरापुर। अगला प्रश्न, संस्कार और भावना एकांकी का मुख्य पात्र डैश डैश है। संस्कार और भावना एकांकिका का प्रमुख पात्र डैश डैश है। अविनाश, उमा, अतुल, माँ। सही पर्याय है अविनाश, उमा, अतुल, माँ। तो सही पर्याय है माँ। अगला प्रश्न, माँ के बड़े बेटे अविनाश ने विजातीय डैश डैश कन्या से विवाह किया था। माँ के बड़े बेटे अविनाश ने विजातीय डैश डैश कन्या से विवाह किया था। पर्याय है असामी, बंगाली, तमिली, कश्मीरी। पर्याय है असामी, बंगाली, तमिली, कश्मीरी। सही पर्याय है बंगाली। अगला प्रश्न, अतुल की पत्नी का नाम डैश डैश था। अतुल की पत्नी का नाम डैश डैश था। पर्याय मिश्रानी, उमा, रजिया, राधा। पर्याय मिश्रानी, उमा, रजिया, राधा। सही पर्याय है उमा। अगला प्रश्न, अविनाश को डैश डैश की बीमारी हुई थी। अविनाश को डैश डैश की बीमारी हुई थी। पर्याय है हैजे, अतिसार, कर्करोग, शीतला माता। पर्याय है हैजे, अतिसार, कर्करोग, शीतला माता। तो सही पर्याय है हैजे। और अंतिम प्रश्न, संस्कार और भावना यह एकांकी एक डैश डैश परिवार की कहानी है। संस्कार और भावना यह एकांकी एक डैश डैश परिवार की कहानी है। पर्याय है निम्न वर्गीय, उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय। पर्याय है निम्न वर्गीय, उच्च वर्गीय, मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय। तो सही पर्याय है मध्यम वर्गीय। तो ऐसे यानी ये संस्कार और यह भावना जो एकांकी है वो समाप्त हो गई है। अब कई यूनिट ही बचे हुए हैं हमारे यहाँ अध्ययन के लिए। 2 यूनिट बचे हैं। एक रेखा चित्र है और फिर एक यात्रा वर्णन है। तो यह यात्रा वर्णन है, जो है यात्रा संवाद है। तो यहाँ रेखा चित्र है और वह रेखा चित्र जो है रजिया रेखा चित्र है और उसके लेखक जो है रामवृक्ष बेनीपुरी जी है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो हम देखते हैं हिंदी साहित्य में एक रेखा चित्रकार के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। यानी हिंदी के सिद्धहस्त रेखा चित्रकार यानी रामवृक्ष बेनीपुरी जी को माना जाता है। रेखा चित्र यानी क्या? यानी अपने आसपास या आप जिससे किसी व्यक्ति के कार्य से प्रभावित होते हैं,
ऐसे व्यक्ति के बारे में हम रेखाओं के माध्यम से, रेखा यानी क्या, कई कई हिस्से, उसके जीवन के जो हिस्से हैं उसको हिस्सों को चित्रित कर देता है, लिखते हैं, दूसरे के बारे में लिखते हैं और पूरे जीवन को कई पन्नों में समेटना, ये रेखा चित्र होता है। तो उसके जीवन को हम चित्रित करते हैं तो उसको जीवनी कहते हैं। वो बहुत लंबी जीवनी होती है, लेकिन रेखा चित्र क्या होता है, बहुत संक्षिप्त होता है। तो यानी रेखा चित्रकार के रूप में रामवृक्ष बेनीपुरी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में सिद्धहस्त माने जाते हैं। उनका जन्म बिहार के मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में जनवरी 1902 में हुआ। यानी रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरनगर में, यानी मुजफ्फर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ 1902 में। इसी कारण बेनीपुरी कहते हैं। कई इलाके में ऐसा होता है कि गांव का जो नाम होता है उसका सरनाम बन जाता है। तो बेनीपुर गांव में उनका जन्म हो गया, इसी कारण उसे बेनीपुरी कहने लगे। 1902 में उनका जन्म हुआ है। पिता का नाम कुलवंत सिंह था। एक साधारण किसान परिवार में बेनीपुरी जी का जन्म यानी बचपन गुजरा। यानी एक किसान परिवार में उनका जन्म हुआ है। यानी समय देखते हैं 1902, 100 साल होकर गुजर गए। यानी जैसे 100 साल होकर फिर ऊपर 20 साल होने जा रहे हैं, 120 साल हो चुके हैं। तो ऐसे उसी समय यानी यह नौकरी वगैरह बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती थी। उसी समय पारतंत्र था, राजपाट भी चल रहा था, राजा भी था और या अंग्रेजों का शासन भी था। और ऐसी समय उनका बचपन जो है एक साधारण किसान परिवार में गुजरा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ननिहाल, बंशी पचरा तथा बेनीपुरी में हुई। ननिहाल यानी उनकी दादी माँ की या मामा के यहाँ उनकी यानी प्रारंभिक शिक्षा जो है वह वही उनके ननिहाल यानी मामा के यहाँ हुई है। उनकी शिक्षा जो है साहित्य विशारद तक पढ़े है। काव्य लेखन से बेनीपुरी जी की साहित्यिक यात्रा का श्री गणेश हुआ। काव्य लेखन से ही उनके जीवन का प्रारंभ हो गया। साहित्य सृजन के साथ इन्होंने पत्रकारिता तथा राष्ट्रभाषा के लिए कार्य कर दिया है। साहित्य सर्जन के क्षेत्र में रेखा चित्र के अलावा बेनीपुरी जी ने नाटक, जीवनी, कहानी, उपन्यास, निबंध तथा बाल साहित्य में अपना योगदान दिया है। बेनीपुरी जी ने रेखा चित्र तो लिख दिए, रेखा चित्र के वे सिद्धहस्त माने जाते हैं। तो रेखा चित्र लिखे, इसके साथ साथ उन्होंने नाटक लिखे, जीवनी, कहानी, उपन्यास, निबंध तथा बाल साहित्य भी लिखा है। इन्होंने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की है। यानी बेनीपुरी जी ने 100 ग्रंथों की रचना की है। इनमें से उल्लेखनीय है माटी की मूर्तें, पतितों के देश में, लाल तारा, गेहूं और गुलाब। यानी उनकी जो उल्लेखनीय महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है, माटी की मूर्तें, पतितों के देश में, लाल तारा, गेहूं और गुलाब। अम्बपाली, संघमित्रा, अमर ज्योति बेनीपुरी जी की सफल नाट्य रचनाएं रही। यानी रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने नाटक जो लिखे उसके नाम देखो, अम्बपाली, संघमित्रा, अमर ज्योति। इनके द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली बहुचर्चित रचना रही है। इन्होंने जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने विद्यापति की पदावली जो रची या उसको बहुरचित मानी जाती है। बेनीपुरी जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। रामवृक्ष बेनीपुरी जी जो है बहुमुखी क्योंकि उन्होंने रेखा चित्र तो लिखा, इसके साथ साथ जीवनी लिखी, नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, निबंध लिखे। उनके नाटकों के नाम से लगता है कि यानी उनके नाटक के नाम जो है पूर्वकालिक है, अम्बपाली है, संघमित्रा है, अमर ज्योति है। ये नाटककार के रूप में इसी कारण बहु प्रतिभा व्यक्ति वाले माने जाते हैं। इनका व्यक्तित्व क्रांतिकारी था। इनकी भाषा प्रौढ़ एवं परिमार्जित रही। ये संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू के जानकार थे।
उन्हें संस्कृत भी आती थी, अंग्रेजी आती थी और उसके साथ साथ उर्दू को भी अच्छे ढंग से वे जानते थे। आप स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे, यानी रामवृक्ष बेनीपुरी जो है स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय थे, क्रांतिकारी माना जाता है उसे। और वे यानी स्वतंत्रता संग्राम में सन 1902 में उनका जन्म हुआ। उसी समय जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए देश में कार्य चल रहा था और उनका व्यक्तित्व जो है क्रांतिकारी व्यक्तित्व है, इसी कारण उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भी हिस्सा लिया। सन 1930 से 42 तक के काल में आपका अधिक समय कारावास में गुजरा, यानी रामवृक्ष बेनीपुरी जी का सन 1930 से 1942 तक का जो समय है, अधिक समय उनका कारावास में ही गुजर गया है। आपके जेल जीवन के संस्मरण जंजीरें और दीवारें, त्याग और बलिदान की कहानियां हैं। उन्होंने 1930 से 1942 तक जो जीवन उन्होंने जेल में बिताया, तो उस पर उन्होंने कई संस्मरण लिखे, कई कहानियां लिखे। जो उनके संस्मरण है उसका नाम है जंजीरें और दीवारें और त्याग और बलिदान। यह उनकी कहानियां है। देश के लिए उन्होंने बलिदान दे दिया है, परिवार का त्याग कर दिया है। सन 1968 में वे उनका देहांत हो गया, यानी वे यानी अल्पायु नहीं कह सकते, लेकिन 1902 में उनका जन्म और 1968 में उनका देहांत हो गया। तो उनकी जो रचनाएं हैं तो वह यानी लाल तारा जो है 1946 में प्रकाशित हो गया, माटी की मूर्ति 1950 में प्रकाशित हुआ, गेहूं और गुलाब 1957 में प्रकाशित हो गए। ये रेखा चित्र मिल के पत्थर ये प्रकाश में आए हैं, यानी प्रकाशन काल यानी दीर्घ हो चुका है। 1902 से 1946 में उनका पहला प्रकाशित हो चुका है ये रेखा चित्र। प्रस्तुत रेखा चित्र में यानी यह रजिया जो रेखा चित्र है उसमें किसका चित्रण उन्होंने किया है? अपने गांव के, यानी वे पढ़ाई के लिए मामा के यहाँ रहते थे, तो गांव में चिड़िया बेचने के लिए जो चिड़िया आती थी, यानी चिड़िया बेचने के लिए जो स्त्री आती थी, उसकी जो बच्ची है उसका नाम रजिया है। उसका चित्रण उन्होंने इस रजिया रेखा चित्र में कर दिया है। प्रस्तुत रेखा चित्र में गांव की एक मुस्लिम चिड़िया हरिणी जो इस गांव में एकमात्र है उसका चित्र खींचा गया है। यानी पहले चिड़िया के घर नहीं होते थे, गांव गांव गली गली घूमकर ये लोग चिड़िया बेचते थे। तो यह चिड़िया हरिणी जो है जो गांव में एकमात्र थे उनका चित्र इसमें खींचा है। इस चिड़िया हरिणी का नाम है रजिया। जब वह छोटी थी अपनी माँ के साथ लेखक के घर अक्सर आया करती थी। जब जो रजिया है जब छोटी थी तब वह अपनी माँ के साथ बहुत बार उनके घर आया करती थी। इसी प्रकार वह पूरे गांव में अपनी माँ के साथ घुमा करती थी। उसके कानों में हमेशा चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गुड़ाई रहती थी। यानी वह बहुत सुंदर थी, इसी कारण उसकी माँ जो है उनका यानी सारे गहने जो है चांदी के पहनाती थे। गले में चांदी की चेन थी और चांदी के कंगन थे, पैरों में चांदी के यानी गुड़ाई थी, यानी यह सब कुछ उनके गहने चांदी के थे। उसका यह साज श्रृंगार बाल्यावस्था में लेखक को हमेशा आकर्षित करता रहता था। कभी कभी तो लेखक रजिया का पीछा तक किया करते थे। तब रजिया की बूढ़ी माँ मजाक में कहा करती थी कि बबुआ जी रजिया से ब्याह कीजिए, और संकोच के कारण लेखक वहां से खिसक जाते थे। यानी वो रजिया जो अपने माँ के साथ यानी उनके घर आती थी, बच्चे थे, खेलते थे, कूदते थे, उनके साथ खाना खाते थे। लेकिन रजिया की माँ जो है जात पात मानती है। जब रजिया को कोई यानी रामवृक्ष जी लेखक के परिवार वाले कुछ खाना खिलाने देते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी उनकी नानी जो है
रामवृक्ष बेनीपुरी जी की, वो उसे बच्चा मानकर उसे खाने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो लेखक उसके साथ खेलते कूदते हैं। यह इस तरह ये रजिया जो है पात्र, इसका महत्वपूर्ण पात्र माना जाता है। छात्रों, आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में अगले इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।